फ्रेंड्स, आज का इस लाइव सेशन में हम डिस्कस करेंगे कुछ स्पेशल आइटम्स के ऊपर। जैसे कि आप जानते हैं कि एवरी सैटरडे 8:30 PM लाइव सेशन में हमें मौका मिलता है आपका जो भी सवाल रहता है उस पर डिस्कस करने के लिए, और सीधा आपका जो भी डाउट्स है, जो भी क्वेरीज़ है, उस पर भी हम बात करते हैं। पर इस वक्त हम बात करेंगे एक ऐसे कुछ टॉपिक्स पर जो कि सबके लिए, सभी, चाहे वो एक सर्विसमैन हो, चाहे सोल्जर, सर्विंग सोल्जर हो, चाहे सिविलियन हो, कोई भी हो, सबको ये जानना बहुत ज़रूरी है। कुछ खास बातें, जैसे कि आप जानते हैं कि आप कहीं भी काम कर रहे हैं, चाहे आप नौकरी कर रहे हैं, सर्विस कर रहे हैं, आपको कुछ ना कुछ गवर्नमेंट से कनेक्शन रहता ही है ना। जैसे कि आप पेंशनर हैं तो आपका पेंशन कौन दे रहा है? गवर्नमेंट दे रहा है। कोई बिजनेसमैन है, उसको GST फाइल करना है, टैक्स फाइल करना है, लाइसेंस लेना है, ऐसे इस तरह का बहुत सारे बैंकिंग करना है, तो बहुत सारे काम गवर्नमेंट के साथ डायरेक्ट रिलेशन रहता है। पर अब हम उनके लिए बात नहीं करेंगे, बात करेंगे आपके लिए, क्योंकि आप ही हम ऑडियंस है आज का। तो आज का इस सेशन में हम बात करेंगे कोई कॉमन पब्लिक हो, चाहे एक पेंशनर हो, उनका कोई प्रॉब्लम आ जाए। मान लीजिए आपको पेंशन नहीं मिल रहा है, आपका पेंशन कम कर दिया गया, या फिर आपका फैमिली पेंशन मिलना चाहिए था, वो सैंक्शन नहीं हो रहा है, या फिर आपने अप्लाई किया CA के लिए, आपको वो CA नहीं मिला। तो इस तरह का बहुत सारे प्रॉब्लम जो है आता है, और इस सारी प्रॉब्लम्स का सलूशन कहीं ना कहीं तो ज़रूर रखा होगा। तो वो जो प्रॉब्लम है और उस प्रॉब्लम का जो सलूशन है, इसे कहा जाता है PG पोर्टल। आप सब जानते हैं PG पोर्टल करके एक पोर्टल है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, एक ऑनलाइन ग्रीवेंस मैनेजमेंट। ग्रीवेंस यानी कि शिकायत, आपका कोई भी शिकायत हो वो सीधा गवर्नमेंट का उस डिपार्टमेंट तक पहुंचना है, और उसको मॉनिटरिंग करता है कौन, जानते हैं आप? सीधा प्राइम मिनिस्टर का एक ऑफिस में एक सेक्शन है जो कि CP ग्राम का एक सेक्शन है, वहाँ से मॉनिटरिंग होता है। यानी कि प्राइम मिनिस्टर का जो ऑफिस है, उस ऑफिस को जवाब देना पड़ता है कि ये मिस्टर AK सिंह ने ये इस तारीख को एक जो है ग्रीवेंस लॉन्च किया था, उसका परिणाम क्या हुआ, इसका क्या जवाब गया, सही से जवाब गया या नहीं। तो ये सब चीज़ मॉनिटरिंग होता है। आप सोच रहे हैं इस देश में 140 करोड़ का आबादी है, इतने लोगों का जो ग्रीवेंस कैसे मॉनिटरिंग करते हैं। देखिए, आज का दिन में AI इतना एक्टिव है कि ये तो 140 करोड़ तो कुछ भी नहीं है, बहुत छोटी सी डाटा है ना। तो सब डाटा मैनेज हो जाता है, और वहाँ पे हर एक सेक्शन के लिए अलग अलग लोग बैठे हुए हैं, उनका जो टेक्निकल असिस्टेंस है, तो ये सब चीज़ वहाँ पे काम आता है। सो फ्रेंड्स, अभी डिस्कस करेंगे कि ये PG पोर्टल में कैसे आप अपना जो ग्रीवेंस है, उस ग्रीवेंस को कैसे PG पोर्टल में आप अपलोड करेंगे। देखिए, इसके लिए सबसे पहले आपको जाना पड़ेगा कहाँ पे? PG पोर्टल का जो ऑफिशियल वेबसाइट है, जिसका लिंक मैंने इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया। जैसे आप वीडियो ख़त्म होता है तो आप उस लिंक पे क्लिक करके आप PG पोर्टल का जो डिटेल स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है वो आप जान सकते हैं। देखिए, पहले भी मैंने आपको बताया था, अब फिर से एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ कि जो भी इंफॉर्मेशन आपको जानना है, आपकी जो इस्तेमाल के लिए आपके यूज़फुल जो भी इंफॉर्मेशन है, एक सर्विसमैन का, एक सोल्जर का जो इंफॉर्मेशन जानना ज़रूरी है, वो सारी इंफॉर्मेशन हमारा जो वेबसाइट है ESMinfoclub.com और हिंदी में faujinews.com, ये दोनों वेबसाइट में आपको मिल जाएगा। और अगर आपको नौकरी के लिए, आपका बच्चों का नौकरी के लिए आप सर्च कर रहे हैं, कौन सा कोर्स करना है, कौन सा नौकरी अच्छा रहेगा, या करियर काउंसलिंग कराना है, इसके लिए भी हमारा वेबसाइट है। इस वीडियो का जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है, वहाँ पे सभी का लिंक दिया हुआ है, चाहे तो आप कभी भी सर्च करके एक बार देख सकते हैं। सो हम जो बात कर रहे थे अभी तक कि कैसे हम PG पोर्टल में लॉगिन करेंगे। देखिए, लॉगिन करने के लिए सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन इन द सेंस क्या है? आपका पर्सनल पार्टिकुलर्स, आप कौन हैं, आपसे कांटेक्ट कैसे करेंगे, आपका अगर आप पेंशनर है तो कहाँ से पेंशन ले रहे हैं, आपका PPO नंबर क्या है, आप अगर आर्मी पर्सनल है या पोस्ट पर्सनल है तो आपका सर्विस नंबर क्या है, कब रिटायर किए हैं, ये सारे डिटेल्स उनके पास है, ताकि आप जब भी कोई शिकायत दर्ज करते हैं वहाँ पर, तो आपका शिकायत सही जगह पर
पहुंचाया जाए और वहां से जो फीडबैक मिलता है वो भी सही से आपके पास पहुंचे। तो पीजी पोर्टल में अगर कोई इशू आप डालते हैं तो उस इशू का कोई एक सॉल्यूशन निकालना थोड़ा सा इजी हो गया। और क्योंकि ये डायरेक्ट मॉनिटरिंग होता है प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से, तो इसमें थोड़ा सा इम्पोर्टेंसी भी दिया जाता है ना। तो ऐसे जो वेरियस एस्पेक्ट्स है, इस हिसाब से इसका इम्पोर्टेंसी काफ़ी ज़्यादा है। सो दोस्तों, अगर आपका इस तरह का कोई भी कंप्लेंट है, ग्रीवेंस है गवर्नमेंट का अगेंस्ट में, गवर्नमेंट ऑफिसर्स के अगेंस्ट में या किसी सिस्टम का अगेंस्ट में, तो आप पीजी पोर्टल में आराम से डाल सकते हैं। अब आते हैं कि रोज़ का जैसे हम डिस्कस करते हैं वेरियस टॉपिक्स, तो जिनमें से एक टॉपिक बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, वह है ECHS का। देखिए ECHS का जो सिस्टम था पहले का और आज का जो सिस्टम है, इसमें काफ़ी अंतर है। डिफरेंस ये है कि पहले ECHS का कार्ड आपने एक बार बना लिया 2004 से, जनवरी 2004 से जब से शुरू हुआ तब से लेकर के 2022 तक ये सिस्टम नहीं था। 2022 अगस्त से ये सिस्टम शुरू हुआ है। हाँ, तब तक के लिए क्या था कि आपने एक बार कार्ड बना दिया तो वो कार्ड कंटिन्यू चलता रहेगा। पर अब ऐसे नहीं है। अब ऐसे है कि हर साल लाइफ सर्टिफिकेट देना होगा। वो लाइफ सर्टिफिकेट कैसे देना होगा? देखिए, लाइफ सर्टिफिकेट किन के लिए एप्लीकेबल है? आपका जो लाइफ सर्टिफिकेट है वो लाइफ सर्टिफिकेट आप जॉब पेंशन का लाइफ सर्टिफिकेट फाइल करते हैं तो वहीं से फेच कर लेते हैं, यानी कि वहीं से उनको मिल जाता है। तो आपका लाइफ सर्टिफिकेट फाइल करने का ज़रूरत नहीं है, ये आपका हेडेक नहीं है। ठीक है, ECHS का पास अलग से लाइफ सर्टिफिकेट फाइल करने का ज़रूरत नहीं है। किसके लिए लाइफ सर्टिफिकेट चाहिए? अगर आपका पेरेंट्स है, पेरेंट्स का भी ECHS कार्ड आपने बना के रखे हैं तो उनका एक लाइफ सर्टिफिकेट भरना पड़ेगा और एक डिक्लेरेशन भी भरना पड़ेगा। ये सब चीज़ ऑनलाइन प्रोसेस है। ऑनलाइन प्रोसेस में क्या भरना है? उसमें 3 चीज़ डिक्लेयर करना है। फर्स्ट थिंग क्या है कि आपका पेरेंट्स जिंदा है। सेकेंड थिंग क्या है कि आपका पेरेंट्स का जो इनकम है वो इनकम एक प्रूफ डालना है वहाँ पे। क्या प्रूफ डालना है? 2 ऑप्शन है। फर्स्ट ऑप्शन ये है, अगर पैन कार्ड है तो फॉर्म 26AS, जो कि इनकम टैक्स का वेबसाइट में जब आपका पेरेंट्स का क्रेडेंशियल देखे, क्रेडेंशियल यानी कि यूज़र नेम और पासवर्ड वो क्रिएट करना पड़ता है। अगर आप खुद कर सकते हो तो अच्छी बात है, नहीं तो किसी भी साइबर कैफ़े में जाइए पैन कार्ड लेके तो वो बना के दे देंगे। और फॉर्म 26AS उनका डाउनलोड करना है और वो चीज़ जो है अपलोड करना पड़ेगा। ठीक है, पूरा अपलोड प्रोसेस एक साथ बताएंगे। अच्छा, 2 चीज़ हो गया। तीसरा डिक्लेरेशन क्या देना है कि वो आपका डिपेंडेंट है। ये सभी चीज़ें डिक्लेरेशन आपको देना है। अब कैसे डिक्लेरेशन को देंगे? सिर्फ पेरेंट्स के लिए नहीं है ये। अगर आपका बच्चे 18 ईयर्स अबव कोई बच्चे हैं जो कि एलिजिबल टू गेट ECHS बेनिफिट, ऐसे कोई अगर आपका डिपेंडेंट है उनके लिए भी ये चीज़ एप्लीकेबल है। तो अब कैसे ये फाइल करेंगे? देखिए, फाइल करना बहुत आसान है। आसान इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये कोई भी कर सकता है। इसके लिए क्या है, आपको सबसे पहले ECHS का जो पोर्टल है, सोर्स इन्फोसिस करके जो ECHS का पोर्टल है, उस पोर्टल में आपको लॉगिन करना है, जिसका लिंक हमारी वेबसाइट में आपको मिल जाएगा। कैसे करना है ये प्रोसेस भी, पूरा प्रोसेस, कंप्लीट प्रोसेस हमारी वेबसाइट में दिया हुआ है, esminfoclub.com या फिर 4gnews.com, दोनों में से किसी भी वेबसाइट में जाइए और वहाँ पर आप ECHS में क्लिक कीजिए तो आपको ये प्रोसेस मिल जाएगा। फिर भी मैं एक बार बता देता हूँ, जैसे ही आपने sourceinfosys.com इनका जो पोर्टल है, ECHS का जो पोर्टल है, उसमें आप गए, फिर वहाँ पे लॉगिन करना है। लॉगिन आप कैसे करेंगे? आपको अकाउंट आपका बनाना है। ठीक है, कैसे बनाना है? आपका ECHS कार्ड, आपका सर्विस नंबर, आपका बहुत सारे जो पर्सनल जो भी इंफॉर्मेशन है वो सब चीज़ इनपुट करने के बाद आपका अकाउंट बनेगा और यूज़र ID पासवर्ड बनेगा। जब बन गया तो अब लॉगिन किया। लॉगिन करने के बाद आपको क्या करना है? आपका उस वहाँ पे आप देखेंगे कि जब भी ड्यू होता है, जैसे कि अगस्त का महीना में लगभग जो लोग अगस्त में पिछले साल अपडेट किया था उनका तो इस साल फिर दोबारा ड्यू हो गया, या फिर आप 1 साल पहले जब भी आपने अपडेट कराया था उसके बाद 1 साल का वैलिडिटी रहता है। 1 साल बाद हर एक को एक बार जमा करना है, साल में एक बार जमा करना है। तो आप चेक करते रहिए, जब भी ड्यू हो जाता है आपको याद होगा लास्ट ईयर का आपने अपडेट कराया था। अगर नहीं कराया तो अभी कर लीजिए। ठीक है, तो वहाँ पर आपका जो कार्ड नंबर है, कार्ड नंबर से मिला करके देखिए, ये जो कार्ड नंबर है और जो इंडिविजुअल यानी कि आपका पेरेंट्स या बच्चे हैं उनका नाम का आगे लिखा रहेगा कि अपडेट ड्यू है।
तो आपने क्या करना है, वहाँ पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद डिक्लेरेशन का जो पेज आ जाएगा, वहाँ पे आपने फॉर्म 26AS जो कि अभी अभी बात किया, इनकम का प्रूफ है, पेरेंट्स हो या फिर 18 ईयर्स अबव आपका बच्चे हैं, तो उनका फॉर्म 26AS पहले से आपने डाउनलोड करके रखना है। लास्ट 2 ईयर्स का डाउनलोड करना है, तो वो दोनों ही PDF फॉर्म में अपलोड करना है। अब कुछ ऐसे केसेस हैं जहाँ पे लिखा गया कि पेरेंट्स का जो नाम है वो आपका जो सर्विस रिकॉर्ड में नाम है उससे थोड़ा अलग है, यानी कि स्पेलिंग का इधर उधर थोड़ा गड़बड़ी हो सकता है ना। जैसे सिंह है और सिंगा हो गया, ठीक है, इस टाइप का कुछ अगर गड़बड़ है। नाम में भी कहीं जैसे नीलमणि तो NILMONI, किसी कहीं पे लिखा हुआ है NEELMONI, तो दोनों में फ़र्क हो गया। तो इस ऐसे केसेस में आपको क्या करना है, आपको करना कुछ ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। एक एफिडेविट बनाना है, फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट का साइन होगा और उसमें ये लिखा रहेगा कि बोथ द नेम बिलोंग्स टू सेम पर्सन, कि वही आदमी है जिनका नाम नीलमणि और नीलमणि है। जो स्पेलिंग का जो फ़र्क है, ये दोनों एक ही आदमी है जिसका ID प्रूफ ये है, ठीक है। तो ऐसे करके एक एफिडेविट बनाना है और फिर से क्या करना है, उस एफिडेविट को फॉर्म 26AS का साथ एक साथ मर्ज करके PDF बनाना है और उसको अपलोड करना है। तो इससे आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो ये रहा ECHS का जो अपडेट प्रोसेस है। ये अपडेट पे फिर आप जैसे सबमिट करेंगे, डिक्लेरेशन में क्लिक करके आप सबमिट कर देंगे, तो थोड़े दिन बाद OIC पॉलीक्लिनिक है इसको अप्रूव कर देंगे और फिर 1 साल के लिए वैलिडिटी बढ़ जाएगा। तो ये सीधा सा सिस्टम है। अगर वैलिडिटी आप एक्सटेंशन नहीं करेंगे, हर साल अगर ये चीज़ नहीं करेंगे, तो क्या होगा, आपका ECHS कार्ड ब्लॉक हो जाएगा। जैसे एक बार ब्लॉक हो गया तो फिर बहुत ही मुश्किल होता है इस ब्लॉक को उठाने के लिए, ठीक है। तो याद रखिए, कब आप अपडेट कर रहे हैं, कब आपका ड्यू है, बीच बीच में आप चेक करते रहिए। जैसे 1 साल होने वाला है तो आप एक ECHS का एक ऐप भी है, मोबाइल ऐप भी है, इसके बारे में भी अगर आप जानना चाहते हैं तो हमारा वेबसाइट में एक बार देख लीजिए, ESMinfoclub.com। वहाँ पे जाके तो उस मोबाइल ऐप को आप डाउनलोड करके लॉगिन करके रखिए, बीच बीच में चेक करते रहिए, ठीक है। ओके, ये था ECHS के बारे में। अब आते हैं कि आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट कुछ इशूज़ है जो कि KSB यानी कि केंद्रीय सैनिक बोर्ड से बहुत सारा वेलफेयर स्कीम्स एक सर्विस मैन के लिए लॉन्च किया जाता है हर साल, और इसका जो बेनिफिट है आप नहीं ले पाते हैं, इसीलिए कि आपको जानकारी नहीं रहता है। तो जानकारी रखना ज़रूरी है, तभी आप बेनिफिट ले पाएंगे। और ये जानकारी आपको कहाँ मिलेगा, या तो आप गवर्नमेंट का जो कंसर्न वेबसाइट है जैसे कि ksb.gov.in, ये केंद्रीय सैनिक बोर्ड का वेबसाइट है, वहाँ पे आपको मिल जाएगा। या फिर आपका कंसर्न जो भी विंग्स का आप है, आर्मी, एयरफोर्स या फिर नेवी का जो भी है आपका कंसर्न, DAV डायरेक्टरेट ऑफ एयर वेटरन्स, डायरेक्टरेट ऑफ नेवल वेटरन्स एंड डायरेक्टरेट ऑफ आर्मी वेटरन्स, तीनों का अलग अलग वेबसाइट है, वहाँ पे मिल जाएगा। या फिर अगर आप इतना भी अगर मुश्किल हो रहा है तो आप डेली अपडेट रहने के लिए हमारा जो वेबसाइट है ESMinfoclub.com, वहाँ पे आपको सिर्फ ये ECHS, CSD और ये KSB का ही नहीं है, जो भी गवर्नमेंट का सर्कुलर्स, इंस्ट्रक्शन, ऑर्डर रहता है, जो भी वेलफेयर रिलेटेड है या फिर आपका रूल्स अपडेट हो रहा है, जो कुछ भी हो रहा है, एक सर्विसमैन और सोल्जर्स का रिलेटेड, डिफेंस का रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन रिलीज़ किया जा रहा है गवर्नमेंट का द्वारा, वो सारी इंफॉर्मेशन आपको हमारा दोनों वेबसाइट पे मिल जाएगा, ESMinfoclub.com और FaujiNews.com। ये दोनों का साथ आपको अटैच रहना है, रोज़ कम से कम एक बार खोल के देखना है कोई अपडेट तो नहीं आया, ठीक है। ये मैं आपसे एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, इसीलिए कि इससे आपको फ़ायदा है, आप जानकार रहेंगे, आप अपडेट रहेंगे, तो आपको जो बेनिफिट मिलना है, गवर्नमेंट ने जो भी बेनिफिट एक्सटेंड किया है वो सारे बेनिफिट आप ले पाएंगे। चाहे आप नौकरी ढूंढ रहे होंगे या फिर आप परमानेंट रिटायर्ड है, आपका OROP का रिलेटेड कुछ होगा, ECHS का कुछ होगा, CSD का कुछ होगा, बच्चों का नौकरी के लिए कोई नए अवसर का कोई न्यू अपॉर्चुनिटीज़ उसमें मिलेंगे, ये सारी चीज़ें आपको मिल सकता है। सो फ्रेंड्स, अब ज़्यादा इस बारे में हम बात नहीं करेंगे, अभी बात करेंगे डिसेबिलिटी पेंशन, जिसका बहुत सारे क्वेश्चंस अभी आ चुका है। कम से कम 50 क्वेश्चन तो ऑलरेडी मिल चुका है, तो एक एक करके इस क्वेश्चन का जवाब देंगे तो 1 घंटा कम से कम बीत जाता है। तो एक एक करके आपका जो भी क्वेश्चन है सारी क्वेश्चन का ऊपर डिस्कस करेंगे, जो पॉइंट्स को है डिटेल में एलाबोरेट करेंगे और आप जान पाएंगे इस रिलेटेड जो जानकारी है वो कितना इम्पॉर्टेंट है। तो सबसे पहले एक जानकारी मैं आपको देना चाहता हूँ कि डिसेबिलिटी पेंशन जिसको भी मिल रहा है उसको क्यों मिल रहा है और सब लोगों को नहीं मिल रहा है। जैसे मान लीजिए 2 इंसान हैं, दोनों एक ही यूनिट में पोस्टेड थे,
मान लीजिए दोनों ही बारामूला या कारगिल में पोस्टेड थे, ठीक है, तो वहाँ पे दोनों ही एलएमसी हुए, बट अलग अलग, बीमारी अलग अलग है, ठीक है, पर दोनों का एलएमसी जो लो मेडिकल कैटेगरी हुआ था एक ही यूनिट में हुआ था। लेकिन क्या हुआ, जब रिटायर हुए एक को डिसेबिलिटी पेंशन मिला, दूसरे को नहीं मिला, पर दोनों का ही जो डिसेबिलिटी है वो उत्पन्न हुआ था, ओरिजिनेट हुआ था कहाँ पे, फील्ड में हुआ था, फिर भी एक को मिला एक को नहीं मिला। परसेंटेज भी दोनों का बराबर है, दोनों का ही मान लीजिए 30% है या 40% है या फिर 70% है, जो भी है परसेंटेज दोनों का बराबर है, लेकिन एक को मिला है डिसेबिलिटी पेंशन और दूसरे को नहीं मिला। ऐसा क्यों है? देखिए, डिसेबिलिटी पेंशन मिलने के लिए जो क्राइटेरिया है वो क्राइटेरिया क्या है? एक क्राइटेरिया ये है कि आपका जो डिसेबिलिटी है वो एट्रीब्यूटेबल टू मिलिट्री सर्विस होना चाहिए या फिर एग्रीवेटेड बाय मिलिट्री सर्विस होना चाहिए। दोनों में से कम एक तो होना ही चाहिए। दोनों है तो बहुत अच्छा है, लेकिन कम से कम एक होना चाहिए, यस होना चाहिए, तभी आपको डिसेबिलिटी पेंशन मिल सकता है। यह है कंडीशन नंबर 1। तो पीस या फील्ड में होना चाहिए ये कोई कंडीशन नहीं है। डिसेबिलिटी पेंशन मिलने के लिए पीस में होना चाहिए, फील्ड में होना चाहिए, ऐसे कोई कंडीशन किसी भी रेगुलेशंस में नहीं है। अगर ऐसे होता तो जिन लोगों को पीस में डिसेबिलिटी हुआ उनको किसी को भी डिसेबिलिटी पेंशन नहीं मिलना था। पर आप जानकर आश्चर्य होंगे कि 80% जो केसेस है डिसेबिलिटी पेंशन जो लोग ले रहे हैं वो पीस स्टेशन में ओरिजिनेट हुआ है। ओके, अब देखिए ये तो कंडीशन नंबर 1 गया। अब कंडीशन नंबर 2 क्या है? कंडीशन नंबर 2 ये है कि डिसेबिलिटी पेंशन लेने के लिए दूसरा एक कंडीशन है कि इन केस ऑफ मेडिकल इनवैलिडमेंट आपका डिसेबिलिटी मिनिमम 1% होना चाहिए, और वो जो है आपका ब्रॉडबैंड होकर के कितना हो जाएगा, 50% हो जाएगा। मिनिमम 1 होना चाहिए। और अगर आप फुल सर्विस करके जा रहे हैं, कलर सर्विस करके आप रिलीज़ हो रहे हैं, या फिर आप प्रीमैच्योर रिटायरमेंट डिस्चार्ज एट ओन रिक्वेस्ट आप जा रहे हैं, तो उस केस में क्या होगा, आपका मिनिमम कितना होना चाहिए, मिनिमम आपका 20% होना चाहिए। तो ये है डिसेबिलिटी पेंशन मिलने का जो सिंपल सा और रूल्स है। अब बात करते हैं कि एने केस, यानी कि नॉट एट्रीब्यूटेबल, नॉट एग्रीवेटेड, ये सब केसेस में क्या है, एज पर पेंशन रेगुलेशन आपको डिसेबिलिटी पेंशन नहीं मिलेगा। पर 10 साल से ज़्यादा और 15 साल से नीचे अगर आपका सर्विस है तो आपको इनवैलिड पेंशन मिल सकता है। ओके, अब आते हैं कि जिनका 10 साल से कम है उनको क्या होगा। 10 साल से कम केसेस है, नॉट एट्रीब्यूटेबल, नॉट एग्रीवेटेड है, फौज ने आउट कर दिया या फिर शेल्टर्ड अपॉइंटमेंट ना लेकर के आउट हो गया, ऐसे बहुत लोग हैं, तो उनका क्या होगा, उनको भी मिलेगा। कैसे मिलेगा? एज पर पेंशन रेगुलेशन तो नहीं मिलेगा, पर मिलेगा। कैसे मिलेगा? आपको कोर्ट केस करना पड़ेगा, क्योंकि 2013 का सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है धर्मवीर सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ये एक पिलर ऑर्डर है। इस ऑर्डर को दिखा करके हजारों लोगों का डिसेबिलिटी पेंशन सैंक्शन हुआ है जिनका एने केस था, यानी कि नॉट एट्रीब्यूटेबल, नॉट एग्रीवेटेड था। ऐसे केस लोगों का पेंशन मिलना शुरू हुआ है आफ्टर गेटिंग वर्डिक्ट फ्रॉम AFT, आर्म्ड फोर्सेस ट्राइब्यूनल में आपको केस दर्ज करना पड़ेगा, और केस जब फाइनलाइज होगा तो ये DGMS का थ्रू आपका जो सर्विस हेडक्वार्टर्स में जाएगा और वहाँ से आपका रिकॉर्ड में जाएगा, रिकॉर्ड से फिर PCDA में जाने के बाद आपको पेंशन मिलेगा। ठीक है, पर शर्त यही है कि आपका जो है ट्राइब्यूनल से AFT से ऑर्डर लेना ज़रूरी है। ठीक है, विदाउट कोर्ट ऑर्डर आपको नहीं मिलेगा। तो ये है एने केसेस के बारे में। अब एक एक करके आपका जो क्वेश्चंस है कोशिश करते हैं। यार किड्स सर, अच्छा, इंजरी रिपोर्ट का जेरॉक्स कॉपी है, ओरिजिनल नहीं है, चलेगा क्या? यस चलेगा। देखिए, इंजरी रिपोर्ट आपका हुआ है, आपका ओरिजिनल कॉपी रिकॉर्ड में चला गया होगा, कोई बात नहीं है, रिकॉर्ड से मंगाना है। ठीक है,
जब आरएमबी होगा उस समय क्या है, उससे पहले सारे डॉक्यूमेंट्स, ये आपका यूनिट का जिम्मेवारी है कि जितना भी पेंशन मेडिकल डॉक्यूमेंट्स है, सभी मेडिकल डॉक्यूमेंट्स रिकॉर्ड से मंगाना है। एक लेटर लिखना है, लेटर लिखने से रिकॉर्ड वाले भेज देंगे। बाई द वे नहीं आया तो क्या करना है, जेरॉक्स कॉपी भी अगर है, अटेस्टेड कॉपी है तो वो चल जाएगा। ओके, अच्छा, जावेद अहमद जी जय हिंद जी, पावन जी जय हिंद। जावेद जी आपका बड़े दिनों का बाद मिले हैं। हाँ सही है जावेद जी, काफ़ी दिनों का बाद मैंने कल से हमने शुरू किया फिर से लाइव आना, क्योंकि बहुत दिनों तक नहीं आ पाए, कुछ और प्रोजेक्ट में हम बिज़ी थे, अभी भी बिज़ी है, बल्कि फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं कि आपके साथ इंटरेक्शन बहुत ज़रूरी है। आपका जो भी क्वेरीज़ है उसको अगर हम सॉल्व कर पाते हैं तो मुझे भी बहुत खुशी होता है कि मैं किसी का काम पे आया हूँ, किसी का सेवा में मैं लग पाया। ठीक है, तो कोशिश करेंगे मैक्सिमम जितना हो सकता है हर हफ्ते कम से कम एक दिन लाइव में आने के लिए। ओके, चंद्र प्रकाश जी, किसी का भी एनए केस नहीं होगा कोर्ट के फैसले के बाद। देखिए, अगर कोर्ट का फैसला है, कोर्ट का फैसला यानी कि कोर्ट इन द सेंस एएफटी का जो फैसला है, इस फैसले में अगर आपको कहा जाता है कि धर्मेंद्र सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर है उसका रेफरेंस दे करके अगर कहा जाता है कि इसको पेंशन दिया जाए तो आपको पेंशन मिलेगा। ठीक है, एनए केसेस को नॉर्मल इन जनरल क्या है, ये पेंशन नहीं दिया जाता है, पर आपको पेंशन मिलेगा विथ रेफरेंस टू धर्मेंद्र सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, इस कोर्ट का इस केस का रेफरेंस दे करके। ठीक है, अच्छा, भीमापा एसबी जी जय हिंद। आप एक्स रिक्रूट है और इंडियन आर्मी आईएमबी बोल आउट है, आपका सेकंड अपील रिजेक्ट हो गया। देखिए, सेकंड अपील जैसे रिजेक्ट हो जाता है तो आपका काम है कि आर्म फोर्सेस ट्राइब्यूनल यानी कि एएफटी में केस फाइल करना। आपका अगर एनए केसेस है तो आप केस फाइल कीजिए, आपको पेंशन मिलेगा। ठीक है, पावन जी, आपका फादर आर्मी से रिटायर है और उन्हें 30% डिसेबिलिटी है, क्या ईएसएम डिपेंडेंट ऑफ ईएसएम भर सकते हैं? देखिए, ये जो आप डिसेबिलिटी ग्राउंड्स पे डिपेंडेंट ऑफ ईएसएम का जो कोटा लेना चाहते हैं, ये हर जगह में नहीं है, हर जगह में नहीं है, क्योंकि अगर आप केएसबी का कोई वेलफेयर स्कीम है, जैसे कि नीट के लिए आपने एमबीबीएस एडमिशन के लिए चाहिए, तो वहाँ पे एट्रीब्यूटेबल केस अगर है तो वहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, अदर देन जो भी डिपार्टमेंट्स का है, कंसर्न डिपार्टमेंट का पॉलिसी रहता है कि डिपेंडेंट ऑफ डिसेबल एक सर्विसमैन को कोटा देंगे या नहीं देंगे, इसका कोई फिक्स रूल नहीं है, हर एक डिपार्टमेंट का अलग अलग रूल है। अच्छा, प्रदीप जी, एससीआरसी एनुलिंग करने से क्या ओआरओपी बेनिफिट मिलेगा? देखिए, एससीआरसी एनुलिंग करने से इनवैलिड पेंशन आउट बना जाता है, और अभी तक का जो है इनवैलिडेड आउट ऑफ सर्विस का ओआरओपी बेनिफिट नहीं देना है, ऐसे करके कोई ऑर्डर नहीं है, ऐसे करके कोई ऑर्डर अभी तक का नहीं है। हाँ, ये ऑर्डर जरूर है कि प्रीमेच्योर रिटायरमेंट जो डिस्चार्ज एट ओन रिक्वेस्ट है, इस केसेस में ओआरओपी नहीं मिलेगा। और अनविलिंग टू एक्सेप्ट सेंटर्ड अपॉइंटमेंट, ये नॉट टू बी ट्रीटेड एज डिस्चार्ज एट ओन रिक्वेस्ट, यानी कि आप अगर सेंटर्ड अपॉइंटमेंट अनविलिंग करते हैं, एससीआरसी अनविलिंग करते हैं, तो आपका प्रीमेच्योर रिटायरमेंट काउंट नहीं होगा, एससीआरसी अनविलिंग आपका इनवैलिडेट आउट ऑफ सर्विस ही काउंट होगा। ठीक है, एज पर पेंशन रेगुलेशन, ये अभी तक अमेंड नहीं हुआ। हाँ, जबकि सीजीडीए का एक रिकमेंडेशन था कि जो भी केसेस है इस तरह का अनविलिंग पर सर्विस करके देते हैं, रिलीज़ होते हैं, तो इसको डिस्चार्ज एट ओन रिक्वेस्ट माना जाए, पर वो अभी तक लागू नहीं हुआ, अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। संदीप संगवान, नेवी से है आप, डिसेबिलिटी वाला जवान सिविल वाली डिसेबिलिटी पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं? देखिए, सिविल में अगर कोई डिसेबल कोटा कोई भी है, अगर आप अवेल करना चाहते हैं, तो वहाँ पे सिविल का जो भी डिसेबिलिटी के लिए होता है, जैसे कि फिजिकल डिसेबिलिटी, ब्लाइंड और कान से डिसेबिलिटी, इस तरह का जो डिसेबिलिटी, बॉडीली डिसेबिलिटी जो होता है,
ठीक है। फिर ऑर्गेनिक डिसेबिलिटी, किसी ऑर्गन का कोई प्रॉब्लम है, डिसेबिलिटी है, तो ये डिसेबिलिटी जो है सिविल में भी ग्रांटेड है, पीडब्ल्यूडी कोटा आपको मिलेगा, ठीक है। पर अगर आप मान लीजिए ब्रोंकियल अस्थमा है तो ये सिविल में डिसेबिलिटी में माना नहीं जाता है, ठीक है। ब्रोंकियल अस्थमा सिर्फ नहीं है, जैसे बीपी का हो गया, शुगर का हो गया, ये सब जो डिसेबिलिटी होता है सिविल में इसको पीडब्ल्यूडी कोटा में नहीं लाते हैं, ठीक है। संदीप जी ने भी डिसेबिलिटी अच्छा आपको बता दिया। सृष्टि इन्वेस्टमेंट, आपका कहना है कि सॉरी रिसेश गाडगे जी, रिसेश गाडगे जी आपका है ब्रेन हेमरेज, सिंपल डायबिटीज़, हियरिंग लॉस और ओबेसिटी और पीआईबीडी है, एट्रीब्यूटेबल है। अच्छा ठीक है, आपका एक एट्रीब्यूटेबल है, बाकी एन है। ओबेसिटी में आपने वेट लॉस किया है, ठीक है, कोई बात नहीं है। देखिए आपका कम से कम एक डिसेबिलिटी एट्रीब्यूटेबल है, तो आपको बिल्कुल ही चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, आपको डिसेबिलिटी पेंशन मिलेगा। अच्छा नेक्स्ट है दीपक कुमार जी, एफएमए लेने के लिए पेंशन जाने टाइम कहाँ से अप्लाई करें, पेंशन आने के बाद या अच्छा देखिए दीपक कुमार जी, एफएमए यानी कि फिक्स मेडिकल अलाउंस अगर आपको लेना है तो ईसीएचएस कार्ड आपको नहीं बनाना है। अब सिस्टम जो एसओपी है, एसओपी ये है कि आपका एरिया में अगर ईसीएचएस है तो आपको लेना ही पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है, इसमें कोई ऑप्शन नहीं है, ओके। क्योंकि ईसीएचएस का जो सिस्टम है, ये सिस्टम एक एस्टिमेट पर चलता है कि इतने सारे जो लोग पेंशन जा रहे हैं तो इस सब का कंट्रीब्यूशन से ही ईसीएचएस चलता है, क्योंकि ईसीएचएस कंट्रीब्यूटरी सिस्टम है, आपका जो पैसा कंट्रीब्यूट करते हैं उसी से ईसीएचएस का पूरा खर्चा चलता है, ठीक है। हाँ ये ज़रूर है कि इससे भी ज़्यादा पैसा फंड अलॉटमेंट होता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कंसोलिडेटेड फंड से, पर इसमें ज़्यादातर जो एक्सपेंसेस है वो आपका कंट्रीब्यूशन से चलता है। इसीलिए गवर्नमेंट से एसओपी बनाया गया कि सभी को कंपल्सरीली इसी चीज़ का मेंबरशिप लेना है, और केवल उनके लिए छूट दिया गया जिनका एरिया में ईसीएचएस नहीं है। उसका भी एक लिस्ट निकलता है, 2018 का लिस्ट है, शायद 2022 में भी एक लिस्ट निकला था। ईसीएचएस का वेबसाइट में जाएंगे तो आपको यहाँ पे वो लिस्ट मिल जाएगा, वो लिस्ट में अगर आपका एरिया का नाम है तो आप एग्जम्प्टेड है, ओके। फिर आपको एफएमए मिलेगा। बुबाई देवनाथ जी, इनवैलिड केस में एजीआई बेनिफिट्स मिलता है, बट आपने एजीआई बैंक से पूछा कि एजीआई बेनिफिट उनको ही मिलता है जिनको कोई भी पेंशन लागू नहीं है। देखिए एक्सग्रेशिया जो अमाउंट है एजीआई का तरफ से मिलता है, पर अभी सिस्टम चेंज हो गया कि 100% डिसेबल होना चाहिए तभी उनको मिलता है, अदरवाइज़ नहीं मिलते, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट है, सॉरी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। हाँ अमित सिंह जी, एज पर जीएमओ 2008 पीआईवीडी शुड मिनिमम एसेस 20% डिसेबिलिटी फॉर लाइफ, हाउ आरएमबी कैन रिड्यूस इट टू 15%। देखिए ये आरएमबी का जो अथॉरिटी होता है, मेडिकल अथॉरिटी है, वो आपका जो भी मेडिकल एविडेंसेस है उस पर बेस करके आपका एसेस करते हैं डिसेबिलिटी, और इस पर अगर आपको चैलेंज करना है तो आपको एक ही जगह है, आपको एएफटी में चैलेंज करना है, ठीक है। पहले आपने अपील करना है, ठीक है, आपका जीएमओ का जो भी प्रोविज़न है, गवर्नमेंट प्रोविज़न है, मेडिकल अथॉरिटीज़ के लिए जो इंस्ट्रक्शन है उस पर आप चैलेंज कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे आप रिक्वेस्ट करेंगे तो नहीं मानेंगे, इसके लिए एक ही रास्ता है, पहले आपको चैलेंज कर अपील करना है, और अपील अगर रिजेक्ट हो गया फिर आपने आर्म्ड ट्राइब्यूनल में केस फाइल करना है, तो वहीं पे आपको इसका जो भी वर्डिक्ट मिलता है उस पर आपका इम्प्लीमेंटेशन होगा, ओके। नेक्स्ट मंजीत सिंह जी, आपका एएफटी से ऑर्डर आ गया, अब क्या है, देखिए एएफटी जैसे ऑर्डर दे देते हैं तो एएफटी ऑटोमेटिकली ऑर्डर फॉरवर्ड करते हैं आपका रिकॉर्ड ऑफिस में, और रिकॉर्ड ऑफिस कंसर्न जो है आपका जो सर्विस हेडक्वार्टर्स का चैनल में डीजीएमओ का पास या डीजीएमएस का पास भेजते हैं। ये बहुत लंबी प्रोसेस है। अभी ऐसे भी केसेस है, बहुत सारे लोग हैं जो कि मुझे फ़ोन करते हैं, 1 साल 1.5 साल हो गया इनका एएफटी से ऑर्डर निकल गया, और रिकॉर्ड ऑफिस से भी निकल चुका है, अमीर कटर में गया हुआ है, दिल्ली गया हुआ है, 1 साल हो गया, अभी तक इसका कोई आता पता नहीं है। तो
थोड़ा समय तो लगता है, इसके लिए आपको पर्सनली जो है लायंस करना पड़ेगा अथॉरिटी से, तभी जाके हो पाएगा। ठीक है। अच्छा, आपका सवाल यह है कि आपने आसाम राइफल से आईएमबी बोर्ड आउट है और ट्रेनिंग के पीरियड में 2012 में सर्विस 1 साल 2 महीना है करके आपने घर भेज दिया। सीजर डिसऑर्डर है, इस केस में एनएनए केस में मिलेगा। देखिए, एनएनए केस में आपको डिसेबिलिटी पेंशन नहीं मिलेगा, और आपका केस अगर फुल्ली अनफिट फॉर सिविल सर्विस 2012 का है, 12 का केस है, तो इसमें उस समय तो ऑर्डर भी नहीं था। अभी रिसेंटली 2020 में जो ऑर्डर निकल गया आज की 10 साल से कम एनएनए केसेस है उनको भी इनवैलिड पेंशन मिलेगा, अगर आपका डिसेबिलिटी सिविल एंड मिलिट्री दोनों के लिए अनफिट है तभी। पर आपका केस 2012 का है तो इसमें मिलने का कोई चांसेस नहीं है। आपके लिए एक ही ऑप्शन है कि आपने अपील करना है, अपील रिजेक्ट हो गया तो आपको एफटी में केस फाइल करना है। ठीक है, आर्म्ड फोर्सेस ट्राइब्यूनल में केस फाइल करना है। केस का जो भी वर्डिक्ट होगा उसी पर अमल होगा। मंजीत सिंह जी, जय हिंद। सरंग जी, देखिए मेरा फ़ोन नंबर जो है मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ। ठीक है, और इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैंने मेंशन कर दिया। ठीक है, पर इसमें फ़ोन नहीं करना क्योंकि फ़ोन इसमें होता नहीं, इसमें केवल मात्र व्हाट्सएप ही है। क्योंकि अगर मैं फ़ोन अटेंड करने लगूँगा तो दिन भर मेरा जो भी काम धाम है सब कुछ छोड़ के मुझे फ़ोन ही अटेंड करना पड़ेगा। ठीक है, व्हाट्सएप में भी प्लीज़ कॉल मत कीजिए, आप मैसेज कीजिए। मैसेज करने से क्या है, मैं कहीं भी ट्रैवल कर रहा हूँ, कहीं भी जा रहा हूँ, रास्ते में हूँ, ठीक है, थोड़ा सा मैं फटाफट लिख के आपको जवाब दे सकता हूँ। ठीक है, एट ए टाइम 1 मिनट के अंदर कम से कम 8-10 जवाब मैं दे देता हूँ। तो इससे क्या है, सबके लिए भी जो है आसान होता है। ठीक है, विश्वजीत जी, विश्वजीत कुमार जी, देखिए विश्वजीत कुमार जी, आप मिलना चाहते हैं पर मैं कलकत्ता में रहता हूं। अगर आपको मिलना है, कोई ख़ास काम है तो आप आ सकते हैं कलकत्ता में, आप आ जाइए। ठीक है, मुझे व्हाट्सएप कीजिए, डिटेल्स मैं बता दूंगा। ठीक है, मंजीत सिंह जी, 20% फॉर लाइफ, 50% एफटी से ऑर्डर हो गया है। बहुत अच्छी बात है मंजीत सिंह जी। एफटी से जब ऑर्डर हो गया तो ये केस ऑटोमेटिकली पहुंच जाएगा। आपका रिकॉर्ड ऑफिस में नहीं गया है तो आपका एडवोकेट को बोलिए कि आपका रिकॉर्ड ऑफिस में एक कॉपी भेजेंगे। ठीक है, रिकॉर्ड ऑफिस का फर्दर प्रोसेस जो भी है वो करेंगे, अभी हेडक्वार्टर में भेजेंगे और वहाँ से फिर सेंक्शन होने के बाद आपको पेंशन मिलना शुरू होगा। ठीक है, अच्छा विश्वजीत जी, ACL के ऑपरेशन के बाद सेफ ऑन भी हो सकता है। देखिए, ऑपरेशन के बाद अगर सेफ ऑन हो गया तब तो डिसेबिलिटी पेंशन का कोई सवाल ही नहीं है। ठीक है, हो सकता है, हो सकता है। ये पूरा डिपेंड करता है मेडिकल अथॉरिटी के ऊपर, क्योंकि हम तो मेडिकल अथॉरिटी है नहीं, तो इसका कोई नॉलेज नहीं है हमारे को। रूल्स रेगुलेशन जो है वो हम बता सकते हैं, और मेडिकल असेसमेंट जो है वो तो हम नहीं बता सकते हैं। मंजीत सिंह जी, अभी आपका एक ही प्रोसेस है कि आपका जो भी रिकॉर्ड्स का आप बिलोंग करते हैं उस रिकॉर्ड में आपका जो वर्डिक्ट है एफटी का वो कॉपी आपका एडवोकेट को बोलिए, एडवोकेट भेजेंगे। ठीक है, आपका रिकॉर्ड ऑफिस को, और उसके बाद ही फर्दर जो प्रोसेस होगा। रवि यादव जी, जय हिंद। एज गेटिंग सर्विस एलिमेंट एज वेल एज डिसेबिलिटी एलिमेंट फ्रॉम 1991 to 2022, but after RSMD your disability percentage was reduced below 20%. Now you are getting service element only. ठीक है, अगर 20% बिलो 20% है, ठीक है, तब भी आपको मिलेगा, तब भी आपको मिलेगा। अगर आप अगर आपने फुल सर्विस करके रिटायर नहीं किए हैं, फुल सर्विस करके रिटायर आप नहीं किए हैं, तो आपको जो है 1% होगा, वो 50% ब्रॉडबैंड होके आपको मिलता है। तो आपने ये नहीं बताया इसमें रवि यादव जी, आप कितने साल सर्विस किए थे, आप फुल सर्विस करके रिटायर हुए या फिर इनवैलिड पेंशन लेके मेडिकल इनवैलिड होके आप रिटायर हुए थे। तो ये जब तक नहीं जान पाएंगे पूरा, इस पर कमेंट करना थोड़ा मुश्किल ही है। मंजीत सिंह जी, आपका फरवरी 2023 को एफटी ने डिसेबिलिटी पेंशन मंजूर हो गया है, क्या करना है? मंजीत सिंह जी, आपको बता दिया मैंने। अच्छा, 17 साल सर्विस करके पेंशन जा रहे हैं और मेडिकल कैटेगरी S2 परमानेंट, ADS अल्कोहल डिपेंडेंसी सिंड्रोम होगा आपका। अच्छा, RME भी हो गया, क्या आपको बोर्ड मिलेगा? देखिए,
ADS जो है नॉट एट्रीब्यूटेबल नॉट एग्रीमेंटेड बाय मिलिट्री सर्विस है, तो इस पर आपको डिसेबिलिटी पेंशन नहीं मिलेगा। आपका सर्विस 17 ईयर्स हो चुका है तो मेडिकल का कोई भी बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा। ओके मंजीत सिंह जी, ठीक है, आपको बता दिया मंजीत सिंह जी। अगर आप डिटेल में जानना है तो आप मुझे व्हाट्सएप कीजिएगा, व्हाट्सएप नंबर मैंने दे दिया, ठीक है। राखी आर्टिस्ट जी, आपका सिस्टर डाइवोर्स है, उसके नाम पेंशन होनी है, लेकिन जिला सैनिक बोर्ड उसके डॉक्यूमेंट बेंगलोर से अच्छा रिकॉर्ड अब इसको सेंड नहीं कर रहे हैं। अच्छा सर, अच्छे से बात भी नहीं करते। देखिए ये जो आपने ये नहीं बताया कि आप कौन सी कोर में थे, जो भी है, जो भी सर्विसेज में थे आपका, उसमें क्या है, अगर स्पर्श में माइग्रेट हो चुके हैं आप, तो स्पर्श में आप डायरेक्ट कर सकते हैं, किसी जिला सैनिक बोर्ड का पास जाने का ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब जिला सैनिक बोर्ड वाले का रोल धीरे धीरे ख़त्म होते जा रहा है, क्योंकि स्पर्श एक ऐसी सिस्टम है जहाँ पे जिला सैनिक बोर्ड का कोई रोल नहीं है, क्योंकि जिला सैनिक बोर्ड में जो लोग बैठे हुए हैं वो बहुत अच्छे लोग हैं, ऐसे बात नहीं है, क्योंकि वो भी ज़्यादातर एक सर्विसमैन ही होते हैं उसमें, ठीक है। उसमें जिला सैनिक बोर्ड का जो भी क्लर्क्स होते हैं एक सर्विसमैन ही होते हैं, खास ज़्यादातर जो है इंडियन आर्मी से रिटायर्ड जो एक सर्विसमैन होते हैं, बहुत अच्छे लोग होते हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन क्या प्रॉब्लम है कि वहाँ का जो सिस्टम है, वो सिस्टम में ये बताया गया कि किसी का काम आप करो बस 10 बार घुमाओ, उसके बाद करो, ठीक है। उनका दिक्कत नहीं है, प्रॉब्लम उनका नहीं है, सिस्टम का प्रॉब्लम है। तो इसीलिए जिला सैनिक बोर्ड से जितना दूर रह सकते उतना ही अच्छा है। मैं तो ये सबको मैं सजेस्ट करता हूँ कि जितना आप उनसे दूर रहना है उतना ही अच्छा है आपके लिए, ठीक है। फिर भी कई ऐसे काम होता है जहाँ पे जिला सैनिक बोर्ड का बिना होता नहीं है, तो उस काम के लिए क्या करना है, आपने एक बार जाना है, 2 बार जाना है, तीसरे बार आपने सीधा जाना है आपका डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या डिस्ट्रिक्ट कलेक्ट्रेट के पास जाना है, और वहाँ पे जाके आपने शिकायत दर्ज करना है कि आपको ऐसे घुमा रहा है, ठीक है। तो राखी जी, मैं आपसे सजेस्ट करूंगा कि अगर आपका काम वो नहीं कर रहे हैं तो आप सीधा जाके डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर से मिलिए, या फिर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो होते हैं उनके अंडर में होता है जिला सैनिक बोर्ड, ठीक है, वही इसका चेयरमैन होते हैं, तो उनसे आप मिल लीजिए, आपका काम हो जाएगा। ओके मंजीत सिंह जी, 2010 से आपका डिसेबिलिटी पेंशन बंद है। मंजीत सिंह जी, आपका शायद आपने FT को अप्रोच किया होगा, अगर अप्रोच किया तो FT का जो भी ऑर्डर्स है उस ऑर्डर से आपको मिल जाएगा। डिटेल्स आप मुझे भेजिए, जो मेरा व्हाट्सएप नंबर है उस पर। श्रवण कुमार जी, डिसेबिलिटी पेंशन क्या है? श्रवण कुमार जी, डिसेबिलिटी पेंशन क्या है ये जानने के लिए आप इस वीडियो को, कल का जो वीडियो है, कल भी मैं लाइव सेशन में था, डिसेबिलिटी पेंशन क्या है, उसको मिलने के लिए क्या क्या क्राइटेरिया है, डिटेल में बात किया। और अगर इंस्टेंट आपको जानना है तो आप हमारा जो वेबसाइट है esminfoclub.com, मैं यहाँ पे एक बार लिख भी देता हूँ, www.esminfoclub.com, यहाँ पे हिंदी में इंग्लिश में दिया हुआ है, और अगर आप इंग्लिश में पढ़ना चाहते हैं तो www.faujinews.com, तो दोनों लैंग्वेज में आपको मिल जाएगा। आप यहाँ पे एक बार विज़िट कीजिए, वहाँ पे डिटेल में डिसेबिलिटी पेंशन करके वहाँ पे एक बटन मिलेगा, वहाँ पे क्लिक कीजिए, आपको डिसेबिलिटी पेंशन का बिल्कुल जो भी इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए, सारी इन्फॉर्मेशन आपको वहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। ओके नेक्स्ट, भीमाप्पा SB, आपका डिस्चार्ज बुक अभी तक नहीं मिला, व्हाट कैन आई डू? देखिए भीमाप्पा जी, आपको डिस्चार्ज बुक के लिए आपका जो सर्विस हेडक्वार्टर है, अगर आप यूनिट से रिटायर किए हैं तो यूनिट को आपको अप्रोच करना है, आप डिपो रेजिमेंट से रिटायर किए हैं तो डिपो रेजिमेंट को, या फिर आपका रिकॉर्ड ऑफिस को आपने अप्रोच करना है, ठीक है। अप्रोच मीन्स आप रिटन कम्युनिकेशन करना है, ठीक है। अगर रिटन एक बार आप एप्लीकेशन भेज दीजिए, और भेजने के बाद 1 मंथ 30 डेज़ वेट कीजिए, नहीं आता है एक RTI एप्लीकेशन कीजिए कि मैंने एक एप्लीकेशन दिया था, इस पर क्या एक्शन हुआ है मुझे बताया जाए, ठीक है। देखिए आज मैंने थोड़ी देर पहले इस वीडियो को अगर आप थोड़ा सा रिवाइंड करेंगे, पीछे जाएंगे, तो आपको मिलेगा कि किसी भी काम, अगर किसी भी डिपार्टमेंट आपका काम नहीं कर रहे हैं तो कैसे एक्शन लेना है, वहाँ पे कैसे ग्रीवेंस डालना है, कैसे कंप्लेन करना है, शिकायत कैसे दर्ज करना है, ऑनलाइन करना है, वो सारी चीज़ें मैंने बता दिया, एक बार देख लीजिएगा। और अगले सेशन में नेक्स्ट डे जो होगा, ऑनलाइन RTI कैसे फाइल करना है। RTI बहुत इंपॉर्टेंट एक हथियार है सिटीजन के लिए, इंडियन सिटीजन के लिए RTI एक बहुत बड़ा हथियार है। तो ऑनलाइन घर बैठे, ठीक है, घर बैठे कैसे करना है ये डिटेल में बताएंगे। ओके अच्छा, संदीप संगमा जी,
कितने % डिसेबिलिटी होने के बाद सिविल जॉब के लिए आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं। अगर आपका 100% डिसेबिलिटी है तब भी आप सिविल जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जो कि 100% डिसेबल है और सिविल जॉब कर रहे हैं, क्लरिकल जॉब कर रहे हैं, ठीक है, सुपरवाइजरी जॉब कर रहे हैं, ऑफिसर भी बने हैं, सब कुछ है। ऐसे सिविल का जो डिसेबिलिटी के साथ आप फौज का डिसेबिलिटी एक मत कीजिए, ठीक है, ये अलग अलग है। फौज में जिसको जहाँ पे 100% डिसेबल कहा जाता है, सिविल में वो कोई डिसेबिलिटी है ही नहीं। सिविल में उनको 1% भी डिसेबिलिटी नहीं देते हैं, क्योंकि सिविल का जो डिसेबिलिटी का जो डेफिनीशन है वो अलग है, ठीक है, वो अलग है, और फौज का डिसेबिलिटी का डेफिनीशन अलग है। अच्छा, सचिन जी जय हिंद, आप नायक हैं, प्रमोद कुमार है आपका नाम, और एसी में 20% डिसेबिलिटी इन डायबिटीज़ पीस एरिया में है, आपको डिसेबिलिटी पेंशन मिलेगा क्या नहीं? देखिए सचिन जी, आपको ये जानना होगा कि डिसेबिलिटी पेंशन मिलने के लिए पीस या फील्ड का कोई रोल नहीं है, ठीक है। पर आप आज तक आप यही सुने आए होंगे कि फील्ड में हुआ तो मिलेगा, पीस में नहीं होगा तो नहीं मिलेगा, पर ये गलत है, सरासर गलत है, ठीक है। डिसेबिलिटी पेंशन मिलेगा या नहीं मिलेगा ये डिपेंड करता है कि आपका डिसेबिलिटी मेडिकल अथॉरिटी ने क्या असेस किया। अगर उन्होंने ये लिख दिया कि आपका डिसेबिलिटी एग्रीवेटेड या एट्रीब्यूटेबल बाय मिलिट्री सर्विस, ये कौन सा वाला है एग्रीवेटेड एट्रीब्यूटेबल? देखिए, एग्रीवेटेड का मतलब ये होता है कि फौज का सर्विस का दौरान आपका डिसेबिलिटी उत्पन्न हुआ है। एट्रीब्यूटेबल का मतलब यह है कि फौज का सर्विस का वजह से आपका ये डिसेबिलिटी उत्पन्न हुआ है। तो ये दोनों में से कोई भी ईएस है, मेडिकल अथॉरिटी, डॉक्टर ने, कोई भी आपका बोर्ड का जो पेपर है, ये दोनों में से किसी में भी ईएस लिखा हुआ है तभी आपको डिसेबिलिटी पेंशन मिलने का चांसेस है। अगर दोनों में एनी लिख दिया तो आपको डिसेबिलिटी पेंशन नहीं मिलेगा। ओके, अच्छा, सांगली फ्रॉम सांगली, आपका है क्या सीजर डिसऑर्डर का केस गुवाहाटी हाई कोर्ट में चल रहा है, लेकिन गवर्नमेंट एडवोकेट ने एडमिशन हियरिंग में उसने बताया कि रिक्रूट ट्रेनिंग के पीरियड में आईएमबी होने से पेंशन नहीं मिलेगा। मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा? देखिए, रिक्रूट ट्रेनिंग के दौरान आईएमबी अगर आपको हुआ है और अगर आप ये प्रूव कर सकते हैं कि आपका ये जो बीमारी है पहले नहीं था, फौज में ज्वाइन करने के बाद फौज का जो स्ट्रेस एंड स्ट्रेन है, जो ट्रेनिंग का जो डिफ़िकल्टीज़ है, उस वजह से ये बीमारी का उत्पन्न हुआ था, ये अगर आप प्रूव कर पाएंगे, आपका एडवोकेट अगर प्रूव कर पाएगा तो आपको पेंशन मिलेगा, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है कि आपका एडवोकेट कितना अच्छा है इस पर। क्या आपने एएफटी में केस फाइल किया था? ज़रूर किए होंगे। एएफटी में नेगेटिव होने के बाद ही आप हाई कोर्ट में गए होंगे, जहाँ तक है, ठीक है। आप अपना केसेस का जो भी हिस्ट्री है थोड़ा सा लिख करके मेरे पास भेजिए, ठीक है, फिर इस पर जो है देखेंगे और फाइनली आपको बताएंगे। ओके, अच्छा, श्रवण कुमार जी, पीएमआर रिटायरमेंट कैसे जा सकते हैं? देखिए, पीएमआर रिटायरमेंट जो है, प्रीमेच्योर रिटायरमेंट, आपने एक एप्लीकेशन लिखना है कि ये प्रॉब्लम है, इस वजह से मैंने फौज में नौकरी नहीं करना और मुझे घर जाना है। ये आप जब करेंगे तो आपका एप्लीकेशन आगे प्रोसेस होगा। अब तो वैकेंसी सिस्टम होने लगा, अगर वैकेंसी होगा, क्योंकि कोटा होता है साल का 0.05% कुछ कोटा है हर एक रेजिमेंट का, ठीक है। तो उस कोटे में अगर आपका नाम आएगा तो आपको भेजा जाएगा, ठीक है। रवि यादव जी, जय हिंद। आप मेरा व्हाट्सएप नंबर देखिए, मैं ऑलरेडी बता दिया, फिर भी मैं एक बार फिर से दे देता हूँ, 7980715630, ठीक है। ओके, निराला जी, डिसेबिलिटी पेंशन नहीं मिल रही है तो क्या दोनों पेंशन, सर्विस एलिमेंट एंड डिसेबिलिटी एलिमेंट, दोनों टैक्स फ्री है? यस, देखिए, सर्विस एलिमेंट और डिसेबिलिटी एलिमेंट दोनों ही टैक्स फ्री है। ओके, आपको डिसेबिलिटी पेंशन मिल रहा है, ओके, डिसेबिलिटी एलिमेंट एंड सर्विस एलिमेंट दोनों ही टैक्स फ्री है। इसका डिटेल में ऑर्डर है, प्रूफ है, गवर्नमेंट ऑर्डर भी है। अगर ये पढ़ना चाहते हैं तो हमारा वेबसाइट esminfoclub.com में जाइए, www.esminfoclub.com। यहाँ पे आपको अथॉरिटी मिल जाएगा कि इस अथॉरिटी पर दोनों ही आपका एलिमेंट टैक्स फ्री है। ओके, इनकम टैक्स का ही ऑर्डर है।
संदीप संगवान जी, आपका जॉब 6 साल हो गया है और डिसेबिलिटी एट्रीब्यूटेबल है, आपका परमानेंट कैटेगरी है और आपका रिलीज़ मेडिकल बोर्ड कमांड हॉस्पिटल में हो गया है। मिलिट्री हॉस्पिटल में हो सकता है क्या? देखिए, ये तो मेडिकल अथॉरिटी का पर डिपेंड करता है, ठीक है, कहाँ पे आरएमबी होगा, इस पर तो हम कोई कमेंट नहीं कर सकते। असम राइफल के लिए एएफटी में केस फाइल करने का फैसिलिटी, अच्छा सॉरी, आपका आसाम राइफल का है। हाँ, आसाम राइफल्स तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का अंडर में नहीं आता है, वो होम मिनिस्टर का अंडर में आता है, पर इसका रूल्स एंड रेगुलेशन जो है सभी डिफेंस सर्विस का, आर्मी सर्विस का जैसे ही है रूल्स है, ठीक है, ओके, समझ गया। तो आपके लिए अभी वही है कि हाई कोर्ट में जब केस डाला गया, ठीक है, हाँ, जब हाई कोर्ट में केस है तो आपको देखिए हाई कोर्ट का कोई ऑर्डर मिलना थोड़ा मुश्किल ही है, क्योंकि आर्म फोर्सेस का जो भी केसेस होता है वो सब एएफटी में ही सॉल्व हो जाता ज़्यादातर। तो आप एएफटी का जो भी केसेस है, धर्मवीर सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का जो ऑर्डर है वो ऑर्डर आप साइट कर सकते हैं, ठीक है, 2013 का ऑर्डर है, ये हमारा वेबसाइट पे मिल जाएगा, asminfoclub.com वेबसाइट में जाइए और वहाँ पे आपको मिल जाएगा। दीपक कुमार जी, वेमापा इसवी जी, सीजर डिसऑर्डर केस में डिसऑर्डर पेंशन मिलेगा? देखिए, सीजर डिसऑर्डर केस नॉर्मली एनए होता है, अगर आपका मेडिकल अथॉरिटी ने एट्रीब्यूटेबल या एग्रीमेंटेड लिख दिया तो आपको मेडिकल पेंशन यानी कि डिसेबिलिटी पेंशन मिलेगा। ओके दीपक कुमार जी, गुड नाइट। ओके, अभी आज के लिए इतना ही। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन रह जाता है तो नहीं जवाब दे पाते हैं, किसी का हो सकता है क्वेश्चन लेफ्ट आउट हो गया, तो आप ज़रूर हमें व्हाट्सएप कीजिए, ठीक है। व्हाट्सएप नंबर मैं कई बार यहाँ पे दे चुका हूँ, एक बार देख लीजिए। और इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मेरा व्हाट्सएप नंबर है, हमारा फेसबुक ग्रुप है, टेलीग्राम चैनल है, कहीं ना कहीं आप जुड़ जाइए, ठीक है। और कहीं भी जुड़ जाएंगे तो आप मेरे तक पहुँच ही जाएंगे और मैं कोशिश करूँगा आपका हर सवाल का जवाब कहीं ना कहीं से ढूंढ करके भी देने के लिए। इसी उम्मीद के साथ फिर मिलेंगे अगले सैटरडे को 8:30 PM लाइव आपके साथ बात करेंगे। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।